हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज एक न्यू टॉपिक के साथ हूँ मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, जिसका नेम है विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ लाइक रेसिस्टेंस। ठीक है, ये जो कि फ्लूइड को फ्लो करने से रोकता है। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर रेसिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। मीन्स फ्लूइड जो होता है एक्चुअली जब फ्लो करता है तो वो, जैसे सपोज ये कोई फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फ्लूइड जो फ्लो करता है वो उसके काफ़ी लेयर्स रहते हैं, उस लेयर की फॉर्म में फ्लो करता है। ठीक है, जो कि हमें नेक डाई से नहीं दिखता है, मगर उसमें बहुत सारे लेयर्स रहते हैं इस टाइप के। ठीक है, वो फ्लो करता है। तो ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होता है? फ्लूइड की किसी भी जो दो लेयर होती हैं उनके बीच में रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वो रेसिस्टेंस वो क्या करता है? उसको फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, तो उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो एक्चुअली अगर नॉर्मली देखा जाए कि विस्कोसिटी फॉर लिक्विड्स के लिए क्या होता है, तो एक जस्ट अ थिक सॉल्यूशन टाइप का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिरप हैज़ अ हायर विस्कोसिटी देन वाटर। जैसे कि जो वाटर होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्लास में वाटर लेते हैं और एक ग्लास में हनी लेते हैं, ठीक है, शहद लेते हैं, और उसको अगर हम ज़मीन पे डालते हैं इस तरीके से, तो क्या होगा? वाटर जो है इजीली फ्लो कर जाएगा काफ़ी डिस्टेंस तक, और जो हनी होगा वो काफ़ी डिस्टेंस तक फ्लो इजीली नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये विस्कोसिटी की वजह से होता है। ठीक है, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता है। उसके लेयर्स के बीच में एक रेसिस्टेंस रहता है जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ईजिली। तो और वहीं फ्लूइड जो होता है, जैसे लिक्विड है, तो इसके बीच में क्या हो गया? इसके फ्लूइड के लेयर के बीच में इतने ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं होती, इसकी वजह से ये ईजिली फ्लो कर जाता है। तो हनी से वाटर की विस्कोसिटी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से ये ईजिली फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, कि जैसे कि आप लोग चाउमीन वगैरह खाते हैं तो आपने देखा होगा जो बॉटल के अंदर सॉस रहता है। ठीक है, आप उसको निकालते हो, कभी कभी बहुत ईजिली नहीं निकलता, पीछे से ठोकना पड़ता है बॉटल के लिए। ठीक है, तो वो क्यों नहीं निकलता? जैसे कि अगर उसी बॉटल में अगर वाटर होता है तो उसको अगर आप डालो, ऐसे करके निकालो, तो तुरंत निकल के बाहर आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, और वहीं जो आप टमाटो सॉस होता है, ठीक है, वो नहीं निकलता है इजीली। वो क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि इसके जो विस्कोसिटी है, जो उसके अंदर जो सॉस भरा हुआ है, तो उसकी विस्कोसिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, जो तो वो इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा है। उसकी जो उसके लेयर्स के बीच में रेसिस्टेंस हो रहा है जिसकी वजह से इजीली फ्लो नहीं हो रहा है। तो अ, तो इसीलिए वो बाहर इजीली नहीं आ रहा है। तो ये विस्कोसिटी हो गया। इट्स एक्चुअली क्या बताया था? विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। मीन्स ये एक टाइप का रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, जो कि फ्लूइड के लेयर्स के बीच में लगता है और फ्लूइड को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर किसी की विस्कोसिटी कम है, ठीक है, तो वो फ्लो करेगा। ठीक है, और किसी की विस्कोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो वो फ्लो बहुत स्लो करेगा। ठीक है, विस्कोसिटी कम है तो फ्लो काफ़ी स्पीड में करेगा, और विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो फ्लो इजीली नहीं कर पाएगा। मीन्स रेसिस्टेंस टू फ्लो अ फ्लूइड। ठीक है, एक फ्लूइड के फ्लो में रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल पे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोहेशन फोर्स और एडेशन फोर्स क्या होते हैं। तो इस विस्कोसिटी को समझाने से पहले मुझे कोहेशन फोर्स और एडेशन फोर्स आपको बताने पड़ेंगे थोड़े से। तो सबसे पहले आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कोहेशन फोर्स और एडेशन फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उसके लिए। तो कोहेशन फोर्स, जैसे कि आपने देखा होगा, द फोर्स ऑफ cohesion is defined as the force of attraction between molecules of the same substance. means same substance, सपोज ये कोई फ्लूइड है। ठीक है, ये कोई फ्लूइड है, सपोज फ्लूइड में लिक्विड है। मैंने पहले ही आपको बताया था जो फ्लूइड होता है टू टाइप्स के होते हैं, एक लिक्विड होता है, ठीक है, और एक गैसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सपोज लिक्विड है। ठीक है, ये कोई लिक्विड है। ठीक है, इस तरीके से लिक्विड हो या फिर कोई भी सब्सटेंस होगा। ठीक, कोई भी सब्सटेंस होगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसमें वाटर है तो इसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर सेम सब्सटेंस है, मीन्स ये पूरा का पूरा वाटर है। ठीक है, इसके अंदर सेम सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो हमारा कोहेशन फोर्स होता है, जिसको हम कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में लग रहा है, जैसे ये पूरा वाटर है तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल हो गया और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? कोहिशन 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 फोर्स बोलेंगे या कोहिशिव फोर्स बोलेंगे। ओके, और वहीं अगर एडेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? एडेसिव फोर्स बोलते हैं हमें, सपोज
जैसे कि ये क्या होता है, जैसे कि कोहेशन जो हो रहा था या फिर कोहेसिव फोर्स जो हो रहा था, वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में लग रहा था। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स में लग जाएगा, या फिर मिल्क के अंदर मिल्क के मॉलिक्यूल्स होंगे, हनी के अंदर हनी के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो कौन सा होगा? वो होगा कोहेशन फोर्स। ठीक है, या फिर हम उसको कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं। और वहीं एडहेसिव फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ adhesion is defined as the force of attraction between different substance। ठीक है, मीन्स डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडेशन फोर्स। ठीक है, एडेशन फोर्स, या फिर हम इसको एडेसिव फोर्स भी बोलते हैं। मीन्स जैसे सपोज ये कोई गिलास है, ठीक है, इसके अंदर वाटर फिल है। ठीक है, वाटर फिल, अब इसने आपने पूरा वाटर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये गिलास में फिर भी, इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कई बार कि यहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स चिपके हुए रह जाते हैं। ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स चिपके हुए रह जाते हैं, या फिर बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स इसके ग्लास के बाहर चिपके हुए रह जाते हैं। वो किसके कारण होते हैं? वो एडहेशन फोर्स के कारण होते हैं, या फिर एडहेसिव फोर्स के कारण होते हैं। ठीक है, तो एडहेसिव फोर्स क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे कि यहाँ पर जो जो वाटर सॉरी स्टिक करा हुआ है गिलास पे, तो गिलास के मॉलिक्यूल्स अलग हैं। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस के हैं। और जो लिक्विड है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है, वो डिफरेंट सब्सटेंस हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इनके बीच में लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये कौन सा फोर्स लगेगा? एडहेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कोहेशन फोर्स में क्या होता है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, सेम सब्सटेंस के होते हैं। ठीक है, कोहेशन में। ठीक है, जैसे कि ये वाटर है, तो ये भी वाटर का मॉलिक्यूल होगा। अगर ये हनी है, तो ये भी हनी का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अगर ये मिल्क है, मिल्क का मॉलिक्यूल है, तो ये भी मिल्क का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो ये सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होंगे। तो इनके बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है, तो वो होगा कोहेशन फोर्स। ठीक है, अगर वहीं पर हम, अगर डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो सपोज, ठीक है, जैसे कि ये ये मॉलिक्यूल हमारा, सपोज जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पे अगर चौक से लिखते हैं, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड का मॉलिक्यूल एक, ठीक है, और चौक चौक जो होती है हमारी, उसका मॉलिक्यूल, उनके बीच में कौन से फोर्सेस लगेंगे? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होगा? वो एडहेशन फोर्स होगा, या फिर एडहेसिव फोर्स होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी में कोहेसिव फोर्स का और कोहेसिव फोर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है फॉर लिक्विड्स। ठीक है, तो लिक्विड्स में ज़्यादातर जो विस्कोसिटी होता है, कोहेसिव फोर्सेस के कारण होती है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स अगर उसके बीच में लिक्विड्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी, और कोहेसिव फोर्स अगर डिक्रीज कर जाएगा, तो हमारी विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं एक, जैसे कि आप अपना फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या है? वेलोसिटी वेरिएशन नियर अ सॉलिड बाउंड्री। ठीक है, तो ये कोई एक सॉलिड बाउंड्री है। ठीक है, कोई सॉलिड बाउंड्री है, सपोज कर लेते हैं हम कि एक ये कोई नदी है। ठीक है, नदी में ये ग्राउंड है, ज़मीन है। ठीक है, और ये पूरा वाटर फ्लो कर रहा है, ये पूरा ये सब वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, सपोज इसकी फ्री सरफेस ये यहाँ तक वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा वाटर फ्लो कर रहा है, तो हम इसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर ये ग्राउंड है, मतलब ज़मीन है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर से वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, तो ये ज़मीन के जस्ट ऊपर जो मॉलिक्यूल, जो हमारी वाटर की एक लेयर आएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो वाटर का मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा? ग्राउंड का मॉलिक्यूल होगा। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लग जाएगा? एडेशन फोर्स। ठीक है, जिसके कारण, जिस एडेशन फोर्स के कारण क्या होगा? यहाँ पर वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो जो इसीलिए, जैसे कि क्या होता है, जो वाटर फ्लो अगर करता है, तो जैसे कि अगर कोई पाइप है, ठीक है, अगर कोई पाइप है, तो वाटर फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी पाइप की सरफेस पर, यहाँ पर जीरो होगी। ठीक है, बिल्कुल जस्ट, बिकॉज क्यों? बिकॉज ऑफ एडेशन फोर्स। ठीक है, तो क्योंकि जो लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है, सपोज वाटर है वो, ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूल इस पाइप के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, अट्रैक्ट कर जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा? इसकी वेलोसिटी अफेक्ट हो जाएगी, और वहाँ पर वेलोसिटी बिल्कुल जो हमारी सॉलिड बाउंड्री है, यहाँ पर जीरो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? वेलोसिटी हमारी धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। ठीक है, सपोज ये कोई सॉलिड बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो आई, उसके बाद थोड़ी सी वेलोसिटी और बढ़ी, फिर और बढ़ी, क्योंकि डिस्टेंस
जैसे जैसे दूर होता जाएगा ये वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। फिर ऐसी बढ़ती जाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो मीन्स नदी के जो ऊपर थोड़ा सा हम ग्राउंड से ऊपर आएंगे तो उसके बाद फ्लो पूरा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरीके की ये प्रोफाइल बन के आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं, सपोज दो लेयर है हमारी कोई, ठीक है, जिसमें एक लेयर हमारी ये हो गई, मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसमें हम दो लेयर को कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट लेयर ये है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी है u हमारी, ठीक है, कि u वेलोसिटी से यहाँ पर ये लेयर जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। और नेक्स्ट लेयर जो है ये है, इसको हम कंसीडर करें, ये इससे ऊपर है तो इसकी वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी, इसलिए हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया इसकी वेलोसिटी u प्लस डी है, ठीक है। अब ये इसकी वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी u प्लस डी है, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली dy है, और ठीक यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमने उसको कंसीडर कर लिया ये y है, ठीक है, y डायरेक्शन y डिस्टेंस है। अब हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कंसीडर कर लिया ये dy, ठीक है। अब देखो क्या है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये इस टाइप की प्रोफाइल क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर जो है अनदर, जो यहाँ पर कोई सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी हमारी, यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस के कारण, ठीक है। फिर वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, इंक्रीज होती रहेगी, होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी इस तरीके से, ओके। और जब इंक्रीज होती रहेगी एक समय के बाद क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ पे हमारा फ्लो एकदम कांस्टेंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है, इन दोनों, जैसे ये लेयर है ये फ्लो कर रहा है, एक ये लेयर है ये फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लेयर फ्लो कर रहे हैं। अब इनके बीच में एक रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है, वही क्या होगा, वही विस्कोसिटी होगी, इनके बीच में एक रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, वही विस्कोसिटी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे कि बताता हूँ, जैसे कि अगर जैसे जिस पे जैसे बग्गी होती है, ठीक है, जिस पे दूल्हा बैठता है, ठीक है, उसमें दो घोड़े बंधे होते हैं, अगर दो घोड़े बंधे हैं उसमें आगे, तो ठीक है, अब जैसे दोनों घोड़े एक स्पीड में चल रहे हैं तब तो ठीक है, ठीक है, पता चला एक घोड़ा काफ़ी तेज स्पीड में चल रहा है, एक धीरे धीरे चल रहा है, तो जैसे कि आगे वाले घोड़े को लगेगा पीछे वाला उसको रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, पीछे खींच रहा है, ठीक है, और पीछे वाले को लगेगा आगे वाला उसको रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, आगे खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उनके बीच में क्या हो रहा है, एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, अब वो रेसिस्टेंस क्रिएट किसकी वजह से हो रहा है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी की, बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि एक घोड़े की वेलोसिटी डिफरेंट है और दूसरे की डिफरेंट है, ठीक है, मतलब एक फास्ट वेलोसिटी का, एक लो वेलोसिटी का। ऐसे यहाँ पर है, एक लेयर है जिसकी वेलोसिटी u है, जिसकी वेलोसिटी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू दिस, इसकी वेलोसिटी u प्लस डी है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है, और इस लेयर के बीच में एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब जहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो अपर लेयर के कारण लोअर लेयर पे होगा, ठीक है, लोअर लेयर के कारण अपर लेयर पे फील होगा, ठीक है। वो तो वही वाला एग्जांपल है कि वो घोड़े वाला एग्जांपल, आगे वाला घोड़ा फील करेगा कि पीछे वाला घोड़ा उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और पीछे वाला घोड़ा फील करेगा कि आगे वाला घोड़ा उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। द टॉप लेयर ऑफ the top layer causes a shear stress on the adjacent lower layer, while the lower layer causes a shear stress on the adjacent top layer, ठीक है। लोअर लेयर की वजह से टॉप लेयर पे लगेगा, ठीक है, जो उसके पास वाली है उस पर एक शेयर स्ट्रेस, और टॉप वाली की वजह से लोअर लेयर पे लगेगा एक शेयर स्ट्रेस, ठीक है। और जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है, दिस शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई सिंबल टो, ठीक है, टो से डिनोट करते हैं इस शेयर स्ट्रेस को जो ये लेयर के बीच में लग रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, किसके होता है, दो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। तो इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर म्यू आ जाता है, तो ये हो जाता है टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। यहाँ पर डी यू क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, डी वाई क्या है, ये डिस्टेंस, ये इस इन लेयर के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, डी वाई। तो यहाँ पर अगर म्यू को हम इधर ही रहने दें, ठीक है, और इसको इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू टो अपॉन डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या है,
म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू विस्कोसिटी है, या फिर हम इसको डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। एक विस्कोसिटी और पढ़ेंगे हम आगे, मगर पहले इसको देखते हैं, ये इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाउ क्या है, टाउ शेयर स्ट्रेस है, जिसको फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं, ठीक है। डी यू ओवर डी वाई क्या है, ये रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन है, ठीक है, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन है, या फिर हम इसको रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, वेलोसिटी ग्रेडियंट, शेयर डिफॉर्मेशन, ये सारे नेम से हम इसको बुलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू को हमने क्या बोला था, विस्कोसिटी बोला था, या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी बोला था, या फिर हम इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं, ओके। या फिर हम इसको नॉर्मली, जहाँ अगर कहीं पर नॉर्मली विस्कोसिटी का है तो वहाँ पर भी वो डायनेमिक विस्कोसिटी ही होगी, अगर, ठीक है। यूनिट की अगर मैं बात करूँ कि डायनेमिक विस्कोसिटी की या फिर विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो हमने विस्कोसिटी में नॉर्मली देखा था, टाउ इक्वल्स टू क्या था हमारा, टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया था, म्यू डी यू ओवर डी वाई हो गया था, ठीक है। यहाँ से क्या था, म्यू को हमने इधर म्यू को हमने इधर ही रहने दिया था, और इस वाली पूरी क्वांटिटी को हम इधर ले गए थे, तो ये क्या हो गया था, टाउ अपन डी यू ओवर डी वाई हो गया था। अब यहाँ पे टाउ क्या है, ये शेयर स्ट्रेस है, और ये क्या डी यू ओवर डी वाई, ये रेट ऑफ स्ट्रेन है, ठीक है, रेट ऑफ स्ट्रेन है। अब देखो शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस है, तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है इसमें, तो फोर्स अपॉन एरिया में इसमें क्या होगा, तो फोर्स अपॉन एरिया से क्या हो जाएगी, देखो शेयर स्ट्रेस है तो हम इसकी यूनिट लिख लेते हैं, क्योंकि हम यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं डायनेमिक विस्कोसिटी के, तो ठीक है। तो ये शेयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट शेयर स्ट्रेस की, तो हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। और वहीं पर क्या है, नीचे क्या है उसके, रेट ऑफ स्ट्रेन है, तो रेट ऑफ स्ट्रेन क्या है, डी यू ओवर डी वाई है, तो यू क्या है, यू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड लिख दिया हमने। और वाई क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। फ्लूइड लेयर की डिस्टेंस थी ना, इस तरीके से देखा था हमने स्ट्रेट लाइन में, तो ये फ्लूइड लेयर हमने कंसीडर किया था, तो ये फ्लूइड लेयर की डिस्टेंस थी ना वाई, तो ये वाई डिस्टेंस है, तो यहाँ से डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो इनने क्या लिखा है, ये मीटर लिख लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये मीटर से मीटर, इस मीटर से इस मीटर, ये मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो चुका है। अब ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडिंग बाई सेकंड अपॉन वन, ठीक है। अब ये सेकंड अपॉन वन को ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, ये आ जाएगा, और वन इधर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऊपर चला जाएगा और वन नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये किसमें हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी, तो यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। काफ़ी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें इस यूनिट का यूज़ होगा, तो ठीक है, आप ध्यान से देखना इसको। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अब देख सकते हैं आप, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, तो म्यू इक्वल्स टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो गया, जिसमें हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल होता है, तो यहाँ से इसकी यूनिट पास्कल सेकंड भी हो जाएगी, देख, ठीक है। ये इसकी क्या, कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, ठीक है। ये भी इसकी एसआई यूनिट है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर पास्कल सेकंड, ठीक है, क्योंकि 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और वहीं पर आपको ये देख लीजिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो 1 पॉइज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 पॉइज इक्वल्स टू होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अब 1 पॉइज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/10 पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे, और सेकंड तो है ही, ठीक है। तो 10 पॉइज इक्वल्स टू अगर हमें करना होगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 पॉइज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे, ठीक है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हम बात करते हैं, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इट इज़ डिनोटेड बाई ग्रीक सिंबल न्यू, इट इज़ कॉल्ड न्यू, ठीक है। ये हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडिंग बाई डेंसिटी, तो ये होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगी,